बच्चों तो चैप्टर 9 है फार्माकोलॉजी का, दैट इज डाईयूरेटिक्स, है ना। डाईयूरेटिक्स के बारे में हम लोग जानेंगे। पहली चीज हम डाईयूरेटिक्स, देखो इसके अंदर हमको दो टॉपिक डाईयूरेटिक्स में, एक तो डाईयूरेटिक्स क्या होता है, एक एंटी डाईयूरेटिक क्या होता है। तो पहली चीज तो डाईयूरेटिक। डाईयूरेटिक मतलब डाई, ये टर्म लिया गया डाईयूरेसिस से, मतलब इंक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, मींस किसी भी रीजन से बॉडी में अगर फ्लूइड ज्यादा हो गया, फ्लूइड ज्यादा हो गया तो उसको जैसे हाइपर टेंशन हो गया, हाइपर टेंशन हो गया तो यूरिन मींस जो है अगर बॉडी में फ्लूइड ज्यादा हो गया तो उसको यूरिन से निकाला जा सकता है डाईयूरेसिस करा के, मींस इंक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। और फॉर्मेशन ऑफ यूरिन कैसे इंक्रीज करोगे, कहीं पे रीअब्जॉर्प्शन कम कर दोगे, कहीं पे फिल्ट्रेशन प्रेशर ज्यादा कर दोगे, मींस हर वो तरीका। और डाईयूरेसिस में सिर्फ वाटर ही नहीं, पानी के साथ साथ सोडियम आयन भी, मींस सॉल्ट बात की जाए। अब सोडियम आयन का भी जब एक्सक्रीशन होता है, इसका भी यूरिन के साथ फॉर्मेशन होता है और बॉडी से बाहर जाता है। इसी सोडियम की वजह से इस डाईयूरेटिक्स को नाइट्रीयूरेटिक्स भी बोलते हैं। नाइट्रीयूरेसिस मींस सोडियम भी यूरिन के साथ ज्यादा जा रहा है। बेसिकली बात तो हम करते हैं यूरिन में फॉर्मेशन ऑफ वाटर की ज्यादा से ज्यादा, लेकिन साथ ही साथ सॉल्ट भी ज्यादा जाता है। तो पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ लेंगे कि यूरिन फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, उसके बाद हम बात करेंगे कि ये यूरिन फॉर्मेशन में दवाएं किस तरह से मदद करती हैं। ओके, तो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट स्क्रीन पे इंक्रीज द रेट ऑफ आउटपुट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन बाय किडनी। तो यूरिन का फॉर्मेशन कहां पे होता है, किडनी में होता है। तो डाईयूरेटिक्स क्या करती हैं, यूरिन के फॉर्मेशन को बढ़ा देती हैं, यानी बॉडी के अंदर से फ्लूइड एक्सेस मात्रा में ज्यादा जा सके। भाई यूरिन बढ़ेगा यानी वाटर ज्यादा जाए, अगर वाटर ज्यादा जाएगा तो वाटर के साथ साथ सॉल्ट भी ज्यादा जाएगा, है ना। तो अब बात आती है कि इसकी जरूरत पड़ती क्यों है हमको। अगर बॉडी में किसी तरह से फ्लूइड बहुत ज्यादा हो जाए तो ऑस्मोटिक बैलेंस बिगड़ जाएगा। ऑस्मोटिक बैलेंस बिगड़ जाएगा तो क्या हो सकता है, हाइपर टेंशन हो सकता है, हाइपर टेंशन हो सकता है। दूसरी चीज एक, भाई जैसे सपोज करो आपका ये फेस है, फेस कभी आप स्केलेटन देखो तो अब जैसे क्या एकदम बिल्कुल कहीं पे लग रहा है, कहीं पे निशान मींस गड्ढे टाइप के नहीं है, लेकिन आप स्केलेटन देखो तो स्केलेटन में क्या देखो आप, यहां पे गड्ढे होते हैं, जगह जगह पे गड्ढे हो जाते हैं ना। तो गड्ढों से बना, तो उन गड्ढों में क्या है, फ्लूइड जमा हो जाता है। जब बॉडी में फ्लूइड की मात्रा ज्यादा होती है तो उन गड्ढों में फ्लूइड जमा हो जाता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग आ जाती है। उसको बोलते हैं, दैट इज द वन टर्म इज इडिमा। क्या बोलते हैं, इडिमा। तो इडिमा में मींस जब बॉडी का फ्लूइड ज्यादा हो गया तो जाहिर सी बात है इसका एक्सक्रीशन बहुत जरूरी है। हाइपरटेंशन ज्यादा हो गया तो एक्सक्रीशन बहुत जरूरी है, मींस किसी भी तरह से फ्लूइड का रिटेंशन अगर बॉडी में ज्यादा हो गया तो उसको निकालना जरूरी है। और निकालने के लिए किस तरह से निकलेगा, यूरिन का फॉर्मेशन। जब यूरिन का फॉर्मेशन होगा तो बॉडी से वो अपने आप बाहर जाएगा। कैसे जाएगा बाहर, उसका एक थोड़ा सा एक लेमन टाइप का एक मैंने मैकेनिज्म बनाया है, बहुत ज्यादा कोरिलेट मत करना, ये चीज समझ लोगे तो कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है एक नॉर्मल पर्सन में, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। तो एक जस्ट हल्का सा एक मैंने आइडिया दिया है, ये डायग्राम एक इसका 4 चैम्बर्ड हार्ट, कैसा है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है ये, है ना। राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये आपका अगर हार्ट है तो हार्ट का काम क्या होता है, अगर हम हार्ट के काम की बात करें तो इसका काम होता है 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर ब्लड, 5 से 6 लीटर ब्लड पर मिनट ये पंप करता है थ्रू द बॉडी, है ना, सारी बॉडी में। मतलब इसका अगर कार्डियक आउटपुट की बात की जाए तो 5 से 6 लीटर पर मिनट ब्लड को पंप करने का बात काम करता है। अब ये जो ब्लड पंप होता है तो बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं, चाहे स्केलेटल मसल हो, लंग्स हो, किडनी हो, लीवर हो, है ना, इंटेस्टाइन हो, जितनी भी सेल्स टिश्यूज हैं, सब के हिस्से में मैकेनिज्म सेट है कि ये 5 लीटर पंप करेगा। भाई आधा लीटर उधर मिला, 300 ml उधर मिला, 1 लीटर उधर मिला, आधा लीटर, इस तरह 5 लीटर का पूरे उसमें डिवाइडेशन है। तो किडनी के हिस्से में आता है 1 लीटर। कितना,
किडनी के हिस्से में लगभग 20 से 25% ब्लड आता है। तो किडनी के हिस्से में आया 20 से 25%, तो 5 से 6 लीटर है। अप्रोक्स मान लेते हैं कि 1 लीटर, मान लेते हैं कि 1 से 1.25 लीटर किडनी के हिस्से में आया। अब अगर हम 1 लीटर मान लिए किडनी में, तो इस जो ब्लड आएगा 1 लीटर में, पर मिनट ब्लड इतना आता है। तो इस ब्लड में क्या क्या होता है अगर हम बात करें, तो ये जो ब्लड आया 1 लीटर, इसका 60% फ्लूइड होता है और 40% सेल्स होती हैं। बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो, एक एक चीज समझ में आ जाएगी। 40% फ्लूइड होता है, 60% फ्लूइड होता है, 40% सेल्स होती हैं। अब जो ये 60% फ्लूइड होता है, इसमें क्या होता है, 60%, 1 लीटर का 60% कितना हुआ, 600 ml, मतलब 600 ml इसमें है प्लाज्मा। क्या है, प्लाज्मा। अब 40% सेल्स है, उसमें क्या होगा, आपके आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह होती हैं। तो ये हो गई 40%। इस तरह से 1 लीटर का हिसाब किताब निकल के आ गया। अब ये जो 600 ml है भाई, जो 60% यानी 600 ml प्लाज्मा है, ये आपका एक आइडिया लो, ये किडनी है। क्या है, किडनी है। एक किडनी में 1.2 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। कितना, 1.2 मिलियन से 1.3 मिलियन नेफ्रॉन एक किडनी में होते हैं। ह्यूमन बॉडी में 2 किडनी होती हैं, 1 और 2। तो 2 किडनी में अगर हम बात करें तो 1.23 इसमें, 1.23 इसमें, तो अप्रॉक्स 2.4 से 2.6 मिलियन नेफ्रॉन एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में होते हैं। 2.4 से 2.6 मिलियन। ठीक, तो अब ये जो 600 ml का प्लाज्मा है, ये लगभग 2.6 मिलियन नेफ्रॉन से पास होगा। भाई जाहिर सी बात है, किडनी के हिस्से में आया कितना, 1 लीटर। अब 1 लीटर में जो 600 1 लीटर में 600 ml प्लाज्मा है, तो प्लाज्मा क्या होगा भाई, किडनी का काम क्या है, फिल्ट्रेशन का। तो वो क्या करेगा, फिल्टर आउट करेगा। तो ये क्या करेगा, 2.6 मिलियन नेफ्रॉन से ये प्लाज्मा फिल्टर होगा। जब फिल्टर होता है, तो फिल्टर होके जो नीचे आया, भाई आपने घर में सपोज करो चाय बनाई, चाय बनाने के बाद छन्नी से आपने उसको छाना, तो जो नीचे आएगा, जो छन के नीचे आएगा, वही तो असली चीज होगा। तो जो नीचे आया छन के, वो आया कितना, 120 ml। कितना, 120 ml पर मिनट। ये इसका क्या है, फिल्ट्रेशन। यहां पे हमने क्या बनाया, ग्लोमेरुलर का फिल्ट्रेशन, वो भी हम समझा जा सकते हैं। मान लिया ये ग्लोमेरुलर का मेश साइज है, इसमें जो है आपने 600 ml क्या डाला, 600 ml प्लाज्मा डाला, प्लाज्मा प्लस सेल्स। ठीक, ये जब फिल्टर होंगे, तो फिल्टर होके नीचे आया 120 ml पर मिनट। ठीक, 120 ml पर मिनट। तो जो फिल्ट्रेशन रेट आप बात करोगे, टोटल हमने 1 लीटर डाला, 1 लीटर में नीचे कितना आया, 120 ml पर मिनट। तो जो हमारा फिल्ट्रेशन रेट होगा, उसको आप क्या बोलोगे, 120 ml पर मिनट। ये फिल्ट्रेशन रेट है। तो ये फिल्ट्रेशन कहां हो रहा है, ग्लोमेरुलर फिल्टर में। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना हो गया, 120 ml पर मिनट। ये इस बार का एमसीक्यू का क्वेश्चन था, जो मल्टीपल चॉइस आए थे ग्लोमेरुलर केमिस्ट्री में। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना होता है, तो वो 120 ml पर मिनट। कैसे होता है, वही हम आपको समझा रहे थे। ठीक, अब बात करते हैं हम आगे हम बात करें अगर, तो देखो किडनी में आया 1 लीटर। अब ये जो आया, ये कैसे आएगा, ये आएगा कैसे, तो देखो ये जो है, ये ब्लड से होते हुए आर्टेरियोल आती है। ये जो आर्टेरियोल आती है, इसको हम बोलते हैं एफरेंट आर्टेरियोल। क्या बोलते हैं, एफरेंट आर्टेरियोल। ए मींस आना, आने वाली को बोलते हैं एफरेंट। तो इधर से आपका ब्लड आया, ये ब्लड कौन सा आएगा, ये जो 1 लीटर ब्लड है, हार्ट से जो 1 लीटर किडनी के हिस्से में आया, तो ये 1 लीटर ब्लड आएगा इधर 1 मिनट में। यहां पे ये पूरा है बोमेन का, ये ग्लोमेरुलर फिल्टर है, यहां पे फिल्टर लगा हुआ है, यहां से पूरा 1 लीटर आएगा और फिल्टर होके इधर जाएगा। तो जो फिल्टर होके नीचे आया है आपका, ये आया कितना, 120 ml। कितना, 120 ml पर मिनट। यही जो हिसाब था। बाकी का जो ब्लड है, वो जाने वाला ब्लड है, उसको बोलते हैं इफरेंट आर्टेरियोल्स। क्या बोलते हैं, इफरेंट आर्टेरियोल। आने वाला, ए मींस आने वाला, ई मतलब जाने वाला, तो इफरेंट आर्टेरियोल। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 120 ml हो गया। अब ये 120 ml फिल्टर होके आया है, एक्सक्रीट नहीं हुआ है ये। ठीक, होगा क्या,
अब ये बोमेन कैप्सूल है, ऐसे बोमेन कैप्सूल हो गया, ठीक। ये क्या है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हो गया। ये क्या है, लूप ऑफ हेनले हो गया, है ना। और इधर क्या है, कलेक्टिंग डक्ट हो गई। इधर देखो ध्यान से, ये हो गया क्या, बोमेन कैप्सूल के बाद वाला हिस्सा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। नीचे डिसेंडिंग, इधर से क्या है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। इसको बोलते हैं क्या, हेयर पिन बैंड। लूप ऑफ हेनले भी बोलते हैं, हेयर पिन बैंड भी। अब जैसे ये ऊपर चला, ऊपर की तरफ जैसे चलेगा वैसे ही क्या हो जाएगा, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। क्या हो जाएगा, असेंडिंग। कौन सा, थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, पतला है। ठीक ऊपर और आइए, यहां पे देखो मोटा है तो क्या हो जाएगा, थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ठीक। अब इसको क्या बोलते हैं, डीसीटी, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और इधर क्या है, दिस इज कलेक्टिंग डक्ट, है ना। तो ये तो स्ट्रक्चर हो गया किसका, एक नेफ्रॉन का। तो ये जो 120 ml आया, लगभग 67% ये रीअब्सॉर्ब हो जाएगा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। मैक्सिमम मेटाबोलाइट्स आपके पीसीटी यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ही रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं, ठीक। आते आते यहां पे थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में लगभग 24 से 25% जो आपका ये जो फिल्ट्रेट है वो रीअब्सॉर्ब हो गया। लगभग 5% डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में रीअब्सॉर्ब हो गया। 2 से 3% लगभग क्या, कलेक्टिंग डक्ट में आ गया, है ना। तो ये पूरा जो प्रोसीजर होता है किसका, साथ साथ में देखो यहां पे इसी के साथ साथ सोडियम भी समझते रहो। सोडियम यहां से क्या होगा, 100% फिल्टर हो जाएगा। सोडियम 100% फिल्टर हो गया, ठीक। 67% रीअब्सॉर्ब यहां हो गया। 24 से 25% सोडियम यहां रीअब्सॉर्ब हो गया। 5% यहां हो गया। 2 से 3% यहां हो गया। बचा कितना, लगभग 1%। यहां पे बात करें, देखो 120 ml किसका, ये जो 120 ml आया, 119 ml यहां तक कंप्लीट यानी कलेक्टिंग डक्ट तक 119 ml रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। सोडियम 100% आ गया, वो 99% एब्जॉर्ब हो जाएगा कलेक्टिंग डक्ट तक। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 120 ml है, ये 119 ml रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, यानी 1 ml। ये जो आया 120 ml, इसका कितना बचा इधर, लगभग रेनल ट्यूब्यूल से 1 या 1 से 1.5 ml यूरिन का फॉर्मेशन हुआ। भाई 120 में 119 ml रीअब्सॉर्ब हो गया अप्रॉक्स, बचा कितना, 1 ml। तो ये जो 1 ml है, 1 मिनट में एक हेल्दी पर्सन 1 ml यूरिन का फॉर्मेशन करता है, इतना समझो। ये क्वांटिटी जो मेजरमेंट है 1 से 1.5 ml वेरी करता है, ठीक। तो एक हेल्दी पर्सन, उसमें जो सोडियम की कॉन्सेंट्रेशन होगी, लगभग जितना इधर से फिल्टर हुआ उसका लगभग लेस देन 1% वो किसमें होगा, इस 1 ml में। ये जो 1 ml हुए, इसमें कितना, लेस देन 1% सोडियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन भी होगा। तो इस तरह से एक हेल्दी पर्सन बॉडी से पानी का और सोडियम का एक्सक्रीशन होता है। किसी वजह से ये कार्डियक आउटपुट बढ़ जाए, बॉडी में टेंशन बढ़ जाए, बहुत ज्यादा हाइपर टेंशन हो जाए, इडिमा हो जाए, बॉडी में स्वेलिंग आने लगे। बहुत सारे लोग रहते हैं, वो क्या कहते हैं, बॉडी में पानी का कलेक्शन ज्यादा हो गया, पानी भर गया है, अब ऑपरेट करके पानी निकलवाया जाएगा शरीर से, तो वो जाके दुबले हो जाएंगे, ठीक। वो तो एक दूसरी कंडीशन हो गई। लेकिन बॉडी में जब फ्लूइड ज्यादा हो जाता है, फ्लूइड की मात्रा ज्यादा हो जाती है, पेशेंट में स्वेलिंग आती है, तो उसको डायूरेटिक्स दिया जाता है। बात समझ रहे हो। तो इस तरह से करके इसका एक मैकेनिज्म है, अगर वो मैकेनिज्म ब्रेक हो जाता है तो डायूरेटिक्स की जरूरत पड़ती है। तो उसमें होगा क्या, जो डायूरेटिक्स जरूरत पड़ती है तो उसमें क्या होगा भाई, कैसे एक्सक्रीशन ज्यादा हो जाएगा, वो एक्सक्रीशन ऐसे ज्यादा हो जाएगा कि ये जो रीएब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है, एक्सक्यूज मी, ये जो रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है, जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, ये रीअब्जॉर्प्शन स्लो डाउन हो जाएगा। जब रीअब्जॉर्प्शन स्लो डाउन हो जाएगा तो इधर से जो फिल्टर है ये ज्यादा मात्रा में एक्सक्रीशन चालू कर देगा। बात समझ रहे हो कि नहीं। भाई प्रॉब्लम कहां, देखो फिल्ट्रेशन बराबर हो रहा है 120 ml, वो कम नहीं हो रहा है ना। इधर 100% सोडियम क्या है, फिल्टर होकर इधर आ रहा है, यहां प्रॉब्लम नहीं होता। क्या है, मैक्सिमम 99% तो रीअब्सॉर्ब हो जा रहा है ना।
भाई 99% रीअब्जॉर्ब हो रहा है, तो जा कितना रहा 1%। यही रीअब्जॉर्प्शन 50% हो जाए, या ठीक उल्टा हो जाए 1% हो जाए, तो जो बॉडी के अंदर फ्लूइड है, जो भी हाइपरटेंशन है, बॉडी में हाइपोटेंशन हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, डबल प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो कुल मिला के जो सिस्टम बना हुआ है, डायूरेटिक्स देते हैं जिससे बॉडी ये जो है रीअब्जॉर्प्शन। भाई डायूरेटिक्स क्या करते हैं, एक तो यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं, यूरिन ज्यादा फॉर्म होगा। अब कैसे ज्यादा फॉर्म होगा आप सोचो, यहां तो जो मैकेनिज्म है 1 से 1.5 ml है, जब ये रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा तो यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा हो जाएगा। जब यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा होगा तो एक्सक्रीशन बॉडी के अंदर से, एलिमिनेशन ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो फ्लूइड की ओवरलोडिंग है बॉडी के अंदर वो कम हो जाएगी। बॉडी में ओवरलोडिंग जब ज्यादा होगी तो हाइपरटेंशन होगा। यूरिन फॉर्मेशन कैसे, एक ही तरीका है ज्यादा करने का, यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा, रीअब्जॉर्प्शन आप कम कर दीजिए, यूरिन फॉर्मेशन ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाएगा। तो हमने जैसे देखा कि यूरिन का फॉर्मेशन किस तरीके से बेसिकली होता है, और यूरिन के फॉर्मेशन में क्या है बेसिकली नाइट्रीयूरेटिक्स हमने बात की कि सोडियम का भी जब बाहर से एक्सक्रीशन होता है तो नाइट्रीयूरेटिक्स बोलते हैं। ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं, डायूरेटिक्स क्या, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं कि जो मैकेनिज्म हमने देखा, इस मैकेनिज्म को यूरिन फॉर्मेशन को फास्ट कर देते हैं। इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड, यूरिन ज्यादा से ज्यादा बॉडी से बाहर जाएगा। दीज सब्सटेंस प्राइमरीली एक्ट एन नेफ्रॉन। भाई जाहिर सी बात, यूरिन फॉर्मेशन ही नेफ्रॉन में हो रहा है तो डायूरेटिक्स नेफ्रॉन में ही काम करेंगे। जो हमने अभी देखा कौन सा भाई कि बोमेन कैप्सूल है, बोमेन कैप्सूल से लगा हुआ पीसीटी है, और पीसीटी से लगा हुआ हमारा क्या है लूप ऑफ हेनले। और लूप ऑफ हेनले कहां खत्म होता है, डीसीटी, और डीसीटी हमारा कहां जाता है, डक्ट ऑफ बेलनी या कलेक्टिंग डक्ट में, है ना। तो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हमने देखा पीसीटी में हो जाता है, कुछ बहुत लूप ऑफ हेनले में, बचा हुआ डीसीटी में। ठीक, अगर डीसीटी तक, डीसीटी को आदत है सॉल्ट की, डीसीटी को सॉल्ट की आदत है, अगर यहां पे सॉल्ट कम होगा, सॉल्ट याद रहे सॉल्ट कम होगा तो फिर वहां पे डायूरेटिक्स नहीं, फिर वहां पे क्या हो जाएगा, ये जो किडनी यहां पे मैक्युला डेंसा होता है, मैक्युला डेंसा को एक्टिवेट कर लेगा और किडनी से क्या निकलेगा, रेनिन निकलेगा, और रेनिन क्या करेगा, फिर जितना भी बाहर जा रहा है मटेरियल एक्सक्रीशन के लिए उन सबको क्या रीअब्सॉर्ब शुरू कर देगा। मींस वैसोप्रेसिन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन को क्या बोलते हैं, वैसोप्रेसिन का सिक्रीशन चालू कर देगा और एंटी डायूरेटिक्स का काम चालू हो जाएगा। तो एंटी डायूरेटिक्स हमें बाद में पढ़ना, हमें पता है, यहां पे हमें पढ़ना यूरिन फॉर्मेशन किस तरीके से इंक्रीज होता है। ठीक, तो और क्यों करते हैं इंक्रीज, अगर किसी को इडिमा हो जाए, इडिमा मतलब बॉडी में फ्लूइड डिपोजिशन ज्यादा हो जाए, किसी को हाइपरटेंशन हो जाए, किसी को बार्बिचुरेट वगैरह की पॉइजनिंग हो जाए, हैलाइड्स की पॉइजनिंग अगर हो जाए तो उसको यूरिन के रास्ते से बाहर निकाला जा सके। ठीक, तो इन सब चीजों के लिए, और किसी भी तरीके से अगर बॉडी में फ्लूइड ज्यादा है तो अल्टीमेटली हमारा पर्पस बॉडी से फ्लूइड को बाहर निकालना है, तो बाहर निकालने के लिए यूरिन का फॉर्मेशन ज्यादा होना चाहिए। यूरिन का फॉर्मेशन ज्यादा कराने के लिए हमको डायूरेटिक्स की जरूरत पड़ती है। तो डायूरेटिक्स और एंटी डायूरेटिक में कंफ्यूज मत होना, क्लियर। तो ये बात रही। अब देखते हैं हम डायूरेटिक्स का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चंस आते ही आते हैं डायूरेटिक्स के क्लासिफिकेशन से। हाई इफिकेसी डायूरेटिक्स, हाई इफिकेसी डायूरेटिक्स क्या है, जो इनहिबिट करते हैं सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोराइड एंड को ट्रांसपोर्ट। को ट्रांसपोर्ट मतलब ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो सोडियम आयन, पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन, इन तीनों को ट्रांसपोर्ट करे, तीनों को ट्रांसपोर्ट करे तो इस ट्रांसपोर्टेशन को इनहिबिट कर देते हैं। ठीक, इनहिबिट करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा यूरिन का फॉर्मेशन होगा। अल्टीमेटली हमें माइंड में सेट रखना है कि मेन मैकेनिज्म, मेन कॉन्सेप्ट क्या है, मेन कॉन्सेप्ट यूरिन का फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा होना है, राइट। तो जब को ट्रांसपोर्ट इनहिबिट हो जाएगा तो इसका रीअब्जॉर्प्शन कम से कम होगा। जब रीअब्जॉर्प्शन कम होगा तो बॉडी से ये ज्यादा से ज्यादा बाहर जाएगा। सॉल्ट बाहर जाएगा तो पानी बाहर जाएगा, अल्टीमेटली यूरिन का फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा होगा। इसके लिए
कुछ ड्रग्स हैं जिनको बोलते हैं सल्फामोइल डेरिवेटिव, हाई सीलिंग डायूरेटिक्स, हाई इफिकेसी डायूरेटिक्स, जिसको बोलते हैं फ्यूरोसेमाइड, ब्यूमेटानाइड और टोरासेमाइड। ठीक, कुछ और हैं हाई सीलिंग, इथाइक्रिनिक एसिड, ऑर्गेनोमर्क्यूरियल्स, है ना, जिनको हम मर्सेलिल भी बोलते हैं। तो ये क्या है, हाई सीलिंग या हाई इफिकेसी, ये ज्यादा से ज्यादा यूरिन मींस इनकी इफिकेसी ज्यादा से ज्यादा यूरिन फॉर्मेशन के लिए बहुत पोटेंट ड्रग मानी जाती है। फिर मीडियम इफिकेसी डायूरेटिक्स, ये स्पेशली भाई देखो जो हाई इफिकेसी थी था वो सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड के को ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट कर रहा था। अब जो मीडियम इफिकेसी वाला है ये सोडियम और क्लोराइड के सिम्पोर्ट दोनों को जो एक साथ ट्रांसपोर्ट कर रहा था इसको इनहिबिट कर देते हैं। इसमें जो ड्रग्स हैं बेंजथायाजाइड, यानी कह सकते हो थायाजाइड डेरिवेटिव। ये अगर याद हो तो फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री में पढ़ा है, सेम 100% यही क्लासिफिकेशन मैंने पढ़ाया है, राइट। और वहां पे पूरी मैकेनिज्म भी बताई थी हमने। तो हाइड्रोक्लोरथायाजाइड याद करो, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड का स्ट्रक्चर आईयूपीएससी के साथ समझाया है। नेक्स्ट बेंजथायाजाइड, हाइड्रोफ्लूमेथायाजाइड, बेंड्रोफ्लूमेथायाजाइड, ये ड्रग्स हैं मीडियम इफिकेसी। अब होता है एक थायाजाइड डेरिवेटिव, एक थायाजाइड लाइक डेरिवेटिव, मींस थायाजाइड नहीं है, थायाजाइड की तरह का स्ट्रक्चर है, थायाजाइड लाइक डेरिवेटिव, जिसमें क्या है क्लोरथैलिडोन, मेटोलाजोन, जिपामाइड, इंडेपामाइड और क्लोपामाइड, ये ड्रग्स हैं किसकी, ये दोनों बेंजथायाजाइड और थायाजाइड लाइक डेरिवेटिव, ये मीडियम इफिकेसी में आती। नेक्स्ट है वीक या एडजंक्टिव डायूरेटिक्स, मींस डायूरेटिक्स में बहुत ज्यादा यूरिन फॉर्मेशन नहीं कर पाते लेकिन ठीक है यूरिन फॉर्मेशन करते हैं, जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। ये कार्बोनिक एनहाइड बाइकार्बोनेट बनाने से, बाइकार्बोनेट कम से कम बनेगा, मींस एग्जांपल में एसिटाजोलामाइड। फिर पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स, अब पोटेशियम को बाहर जाने से रोके, पोटेशियम को रोक लेगा, जिसमें बोलते हैं एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। इसमें कौन सी ड्रग है, स्पाइरेनोलैक्टोन। नेक्स्ट है रेनल इपिथेलियल सोडियम चैनल इनहिबिटर। ठीक, इसमें ट्राई एमेट्रीन और एमाइलोराइड। देखो वैसे इसको रहने दो, ठीक, नहीं इंपॉर्टेंट, कम से कम लोड रखो। नेक्स्ट है ऑस्मोटिक डायूरेटिक। ऑस्मोटिक डायूरेटिक में मैनिटॉल, आइसोसॉर्बाइट और ग्लिसरॉल, बस इतनी ड्रग्स खाली जो है पढ़ लेना, एक आइडिया लेना, क्योंकि डायूरेटिक्स कहते हैं कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, डायूरेटिक्स तुम्हारे एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। यही सेम सेंटेंस मेरा केमिस्ट्री के लिए था और केमिस्ट्री में ये क्वेश्चन आया था। सेम यही मेरा सेंटेंस फार्माकोलॉजी के लिए है, फार्माकोलॉजी में भी डायूरेटिक्स पूछा जाएगा और एमसीक्यू में भी इसके क्लासिफिकेशन से क्वेश्चंस रहेंगे, इसलिए बिल्कुल पेपर अगर आउट हो गया तो तैयार कर लो। ठीक है, अब वन बाय वन कैटेगरी देख लेते हैं। सबसे पहले हम हाई सीलिंग डायूरेटिक्स, जिसको या हाई इफिकेसी डायूरेटिक्स या सोडियम पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर भी बोलते हैं, उनको देख लेते हैं। इसमें ड्रग आती है फ्यूरोसेमाइड। फ्यूरोसेमाइड का ब्रांड नेम है लेजिक्स। लेजिक्स इसलिए क्योंकि ये कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है। क्लियर, तो ये एक बहुत ही पोटेंट डायूरेटिक है। पोटेंट डायूरेटिक होने का मतलब ये यूरेसिस में मींस यूरिन के फॉर्मेशन में बहुत मददगार होता है। स्ट्रक्चरल और सिमिलर होता है, कैसा, थायाजाइड की तरीके का। इसका किडनी पे इफेक्ट, जाहिर सी बात किडनी पे इफेक्ट देखेंगे तो क्या हम मेन मोटो क्या है, यूरिन का फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा, तो किडनी पे क्या इफेक्ट होगा, यूरिन का फॉर्मेशन ज्यादा कराएगा, मतलब रीअब्जॉर्प्शन अल्टीमेटली नेफ्रॉन में कम से कम होगा। जब रीअब्जॉर्प्शन को कम कर देगा तो अपने आप यूरिन का फॉर्मेशन ज्यादा हो जाएगा, राइट। ऑन द ओरल एडमिनिस्ट्रेशन फ्यूरोसेमाइड प्रोड्यूस अ क्विक एंड इंटेंस डायूरेसिस, मींस पोटेंट है इसलिए खाते ही जल्दी से यूरिन का फॉर्मेशन बढ़ा देती है। इसका इफेक्ट स्टार्ट्स इन 1 घंटे और कंप्लीट होता है 6 घंटे, मींस 6 घंटे तक इसका असर रहता है। पहले घंटे में शुरू होता है, 6ठे घंटे में इसका असर खत्म हो जाता है। करता क्या है, इनहिबिट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम इन प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल,
भाई सिंपल सी चीज, मैंने क्या कहा, रीअब्जॉर्प्शन को कम करेगा। जब रीअब्जॉर्प्शन कम होगा तो बॉडी से बाहर निकल जाएगा ज्यादा से ज्यादा। तो ज्यादा से सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन हमने देखा था कि पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और लूप ऑफ हेनले में होता है। तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में सोडियम और सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन कम होगा तो पानी भी कम रीअब्जॉर्ब होगा, क्योंकि जहां सॉल्ट जाएगा वहां पानी जाएगा, यह बात याद रखना। जहां सॉल्ट ज्यादा, पानी उसी तरफ फ्लो करेगा। ठीक है। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, लॉस ऑफ क्लोराइड इज मोर देन द सोडियम, सोडियम से ज्यादा क्लोराइड का लॉस हो जाता है। ठीक है। ऑल्सो इनहेंस द पोटेशियम एक्सक्रीशन, सोडियम के साथ साथ पोटेशियम का भी एक्सक्रीशन होगा, बट देयर इज नो लॉस इन द बाइकार्बोनेट, क्योंकि बाइकार्बोनेट इनहिबिटर नहीं है तो बाइकार्बोनेट का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। जब बाइकार्बोनेट रीअब्जॉर्ब हो गया तो उसका लॉस नहीं होता है। सो प्रोड्यूस हाइपोकलेमिक एल्कलोसिस, राइट। जब जाहिर सी बात है पोटेशियम का एक्सक्रीशन ज्यादा हो गया, हाइपोकलेमिक, ठीक, क्लोराइड का एक्सक्रीशन ज्यादा हो गया, हाइपोक्लोरेमिक, मींस हाइपो मींस कम, बॉडी में कम रह गया तो हाइपोकलेमिक हो गया, है ना। अदर एक्शन और फ्यूरोसेमाइड के क्या एक्शन हो सकते हैं, तो थायाजाइड इंक्रीज द ब्लड यूरिक एसिड लेवल। थायाजाइड क्या करता है, ब्लड में यूरिक एसिड लेवल को बढ़ा देता है। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हैज बीन डेमोन्स्ट्रेटेड द सिग्निफिकेंट पेरिफेरल वेस्कुलर इफेक्ट होता है। रिजल्ट ब्लड पूलिंग इन द पेरिफेरल एरिया, रिजल्ट क्या होगा, पेरिफेरल एरिया में ब्लड ज्यादा से ज्यादा पहुंच पाएगा, वहां पे उसको क्या बोलते हैं, ब्लड पूलिंग, ब्लड को खींचेगा पेरिफेरल एरिया। एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्योर इफेक्ट इज मोर क्रूशियल। एक्यूट लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर जब होता है तो वहां पे ये फ्यूरोसेमाइड का इस्तेमाल ट्रीटमेंट के लिए देते, काफी इफेक्टिव ड्रग मानी जाती है इस केस में। ठीक। एडवर्स इफेक्ट अगर हम बात करें हाई इफिकेसी की, तो ये क्या है, ड्यू टू सीवियर डायूरेटिक प्रॉपर्टी फ्यूरोसेमाइड डिसरप्ट द बॉडी इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर बैलेंस। भाई जाहिर सी बात है ज्यादा से ज्यादा बाहर जा रहा बॉडी के, तो बैलेंस को बिगाड़ देगा, बॉडी के अंदर वाटर इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस बिगाड़ देता है, जिसकी वजह से अब पानी ज्यादा निकल गया, अगर डायूरेटिक फॉर्मेशन, यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा हो गया, फ्लूइड बॉडी से ज्यादा चला गया, ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा जब फ्लूइड ज्यादा चला जाएगा। ठीक है। तो वीकनेस होगी, टायर्डनेस होगी, हाइपोटेंशन, कहां हाइपरटेंशन था अब हाइपोटेंशन हो गया। ठीक है। कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। ये सब साइड इफेक्ट है इसके। कब दिया जाता है, अगर इडिमा हो जाए, कहीं पे भी फ्लूइड डिपोजिशन हो जाए, एक्यूट रेनल फेलियर हो जाए, हाइपर कैल्सीमिया, बॉडी में कैल्शियम लेवल ज्यादा हो जाए तो यूरिन के थ्रू कैल्शियम बाहर चला जाता है। हाइपर कैलेमिया, पोटेशियम लेवल ज्यादा हो गया तो पोटेशियम एक्सक्रीशन हो जाता है। बारबिचुरेट या हैलाइड की पॉइजनिंग हो गई तो उस केस में भी फ्यूरोसेमाइड दिया जाता है, या हाई इफिकेसी डायूरेटिक्स की ड्रग दी जाती हैं जिसकी वजह से उसका एक्सक्रीशन किया जा सके। राइज इन इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर ज्यादा हो जाए या इंट्राओकुलर प्रेशर ज्यादा हो जाए तो उस केस में कॉन्ट्राइंडिकेशन कब नहीं दे सकते, प्रेजेंस ऑफ एनयूरिया, ठीक, या हाइपर सेंसिटिविटी किसी को हो, या सल्फा ड्रग से एलर्जी हो, तो उन केसेस में हम ये हाई इफिकेसी डायूरेटिक्स का उपयोग नहीं करते। ठीक। नेक्स्ट देखें डोज की, तो डोज कितनी है, 40 mg फ्यूरोसेमाइड की टैबलेट आती है, या फ्यूरोसेमाइड इंजेक्शन 20 mg इन 2 ml। ठीक है। 40 to 100 mg डेली डिपेंडिंग ऑन सीवियरिटी ऑन एडिमा, किस तरह की कंडीशन है उस तरह की कंडीशन के हिसाब से डोज कम या ज्यादा कर ली जाती है। थेरापेटिक यूज की बात करें तो सिंपल यूज क्या है, सेफ होती है, एडिमा के लिए बहुत इफेक्टिव होती है, या पल्मोनरी एडिमा हो तो उस केस में हम डायूरेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे या किसी कोई हाइलाइट पॉइजनिंग या जो हमने इंडिकेशन देखा है बारबिचुरेट पॉइजनिंग है वहां पे ये इफेक्टिव होती है। एक और अदर हाई इफिकेसी या हाई सीलिंग डायूरेटिक्स इथेक्रेनिक एसिड होती है, वेरी पोटेंट ओरल डायूरेटिक लाइक जैसे फ्यूरोसेमाइड होती है या फ्रूसेमाइड। ठीक, दोनों एक ही चीज, कहीं फ्यूरोसेमाइड कहीं फ्रूसेमाइड लिखा है तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक, ये इनका भी काम ठीक वैसे ही है जैसे फ्रूसेमाइड का होता है। इथेक्रेनिक एसिड डोज की बात करें तो 25 या 50 mg की टैबलेट आती है। ठीक है, 50 या 200 mg, डिपेंड्स किस तरह का रेशियो में देना है, ये डिपेंड करता है किस तरह की सीवियरिटी है पेशेंट को। नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें तो मीडियम इफिकेसी, मीडियम इफिकेसी बोले तो थायाजाइड डेरिवेटिव, जिसमें हम प्रोटोटाइप ड्रग लेंगे बेंजोथायाजाइड। कौन सी, बेंजोथायाजाइड। इसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करें अगर तो किडनी पे क्या असर होगा इसका,
थायाजाइड एक्ट डायरेक्टली इन रेनल ट्यूब्यूल, नेफ्रॉन्स में रेनल ट्यूब्यूल्स पे इसका असर होता है। और जितनी भी ड्रग्स हमने बताया, डाईयूरेटिक्स मींस यूरिन का फॉर्मेशन बढ़ाना है तो किसी न किसी चीज का रीअब्जॉर्प्शन कम करो। जब पानी का रीअब्जॉर्प्शन कम होगा तो बॉडी से बाहर जाएगा यूरिन। तो जितनी भी ड्रग्स हैं याद रखने के लिए, डायूरेटिक्स कहीं भी आए हमेशा सब कुछ भूल जाओ तो याद रहे कि बाहर जाना है उस सॉल्ट को और यूरिन को। तो ये सब सॉल्ट और यूरिन के रीअब्जॉर्प्शन को कम कर दो, अपने आप ये सब ज्यादा बाहर हो जाएगा, है ना। तो ये क्या करते हैं, प्रिवेंट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द सोडियम एंड क्लोराइड। सोडियम एंड क्लोराइड के रीअब्जॉर्प्शन को कम कर देती हैं। ठीक कहां पे, रेनल ट्यूब्यूल्स में, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले और डीसीटी में इसका रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। रेट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जिस तरह बोमेन कैप्सूल में रेट ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट रहता है वो उसी तरीके से रहेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं। बट सिर्फ होगा क्या कि जो फिल्टर होके सॉल्ट नीचे आएगा सोडियम क्लोराइड, सिर्फ ये ड्रग सोडियम क्लोराइड का जो पीसीटी और डीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन होता है उस रीअब्जॉर्प्शन को ये कम कर देता है, बस। ठीक है, ओके। डायूरेटिक्स इफेक्ट नॉट मॉडिफाइड बाय द एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस, ये कोई फर्क नहीं पड़ता इसका, है ना। दीज ड्रग्स प्रोड्यूस वीक इनहिबिशन कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कुछ और इफेक्ट भी है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर में, बहुत वीक कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर की तरह काम करता है। मार्क्ड इनहिबिटरी इफेक्ट द सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, बहुत कम इनहिबिटरी इफेक्ट होता है सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन में। लार्ज अमाउंट ऑफ सोडियम इज मेड अवेलेबल इन डीसीटी, जिसकी वजह से पीसीटी में जब कम रीअब्जॉर्प्शन हुआ तो डीसीटी तक पहुंच गया। ठीक भाई, जाहिर सी बात है, प्रिवेंट किया जा रहा ना, कम किया जा रहा है रीअब्जॉर्प्शन को, इसीलिए बहुत कम जो है रीअब्जॉर्प्शन इसका होता है। एक्सेसिव सोडियम एक्सचेंज विद पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम का एक्सचेंज होता है, सोडियम स्पेयर होगा और पोटेशियम अंदर आएगा, सोडियम बाहर चला जाएगा। ठीक है, लीड्स टू मोर पोटेशियम लॉस, पोटेशियम जब बाहर चला जाएगा तो क्या होगा, पोटेशियम का लॉस हो जाएगा। एक्सेस लॉस ऑफ सोडियम प्रोड्यूस हाइपोनेट्रीमिया, अल्टीमेटली सॉल्ट का एक्सक्रीशन कर रहे हम तो सॉल्ट में सोडियम बाहर जाएगा तो क्या बोलेंगे उसको, हाइपोनेट्रीमिया। ब्लड में सोडियम लेवल कम हो गया तो हाइपोनेट्रीमिया। एक्सेस लॉस जब पोटेशियम का होता है उसको बोलते हैं हाइपोकलीमिया, ब्लड में पोटेशियम कम हो गया तो हाइपोकलीमिया। जब एक्सेस लॉस हो गया क्लोराइड का तो ब्लड में क्लोराइड कम हो गया तो क्या बोला उसको, हाइपोक्लोरेमिया। एक्सक्यूज मी, ठीक है। थायाजाइड बेसिकली जो थायाजाइड डेरिवेटिव्स है जैसे बेंजथायाजाइड, ये हाइपोकलेमिया हाइपोक्लोरेमिया प्रोड्यूस करते हैं बॉडी के अंदर, राइट। फिर कुछ मीडियम इफिकेसी में इनका हाइपोटेंसिव एक्शन होता है। दूसरा क्या, अदर फार्माकोलॉजिकल एक्शन में हाइपोटेंसिव एक्शन। भाई जाहिर सी बात, हाइपरटेंशन के लिए डायूरेटिक्स देते हैं, ज्यादा हो गया तो हाइपोटेंशन हो गया। थायाजाइड प्रोड्यूस माइल्ड हाइपोटेंसिव इफेक्ट। दिस इज ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ सोडियम मेटाबॉलिज्म, सोडियम का बाहर जाना। ठीक, डायरेक्ट इफेक्ट ऑन ब्लड वेसल्स, इसकी भाई जाहिर सी बात है, जब सोडियम और पानी मींस सॉल्ट और वाटर चला गया, हमारे ब्लड का हमने बताया आधे से ज्यादा पोर्शन पानी का है। जब पानी बाहर चला गया तो ब्लड में पानी कम पड़ जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स पे पड़ने वाला जो प्रेशर है ब्लड की वजह से वो कम पड़ जाएगा और क्या होगा, फिर हाइपोटेंसिव इफेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट फार्माकोलॉजिकल एक्शन है मेटाबॉलिक इफेक्ट। किस तरह से होगा, मीडियम एफिकेसी डायूरेटिक्स का। तो अगर लंबे समय से यूज कर रहे हैं तो इट प्रोड्यूस हाइपरग्लाइसीमिया, मींस ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ा देगा, जिसकी वजह से ग्लाइकोस यूरिया हो जाएगा। अगर ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा तो जाहिर सी बात है एक लेवल के बाद यूरिन में भी ग्लूकोज एक्सक्रीशन चालू हो जाएगा, जिसको नाम देंगे ग्लाइकोस यूरिया। दिस इज ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ इंसुलिन रिलीज, ये इंसुलिन रिलीज को कम कर देता है। कौन, थायाजाइड। जब कम कर देगा तो ग्लूकोज से, भाई इंसुलिन क्या करता है, सिंपल ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। कौन करता है, इंसुलिन। अब इंसुलिन जब कम हो गया तो क्या होगा, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं कन्वर्ट होगा, मतलब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। और जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल एक नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगा तो ग्लूकोज यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होना शुरू हो जाएगा, जिसको बोलेंगे ग्लाइकोस यूरिया। करेक्ट।
थायाजाइड डिक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड, यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन कम कर देगा, जिसकी वजह से ब्लड में यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाएगा। ठीक, अब यूरिक एसिड लेवल जब बढ़ जाएगा तो जाके जॉइंट्स में कहीं भी डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। ये साइड इफेक्ट हैं, तो बहुत ज्यादा लंबे समय तक कोई भी डायूरेटिक्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डायबिटीज इंसिपिडस, थायाजाइड डिक्रीज द यूरिन वॉल्यूम। ठीक, खैर प्रिपरेशन एंड डोज की बात करें, क्लोरथायाजाइड 250 mg टैबलेट या फिर 500 से 1000 यानी 1 ग्राम mg एक दिन में लेते हैं। हाइड्रोक्लोरथायाजाइड 250 से 500 mg टैबलेट या 25 से 200 mg टैबलेट डेली। जिस तरीके से भी पेशेंट की सीवियरिटी उसके हिसाब से डोज डिसाइड कर लेते हैं। हाइड्रोफ्लूमेथायाजाइड 50 mg या 25 से 200 mg डेली। ठीक, लेते हैं। थेरापेटिक यूज क्या, ट्रीटमेंट ऑफ सोडियम रिटेंशन। सोडियम रिटेंशन ज्यादा हो गया तो उसको बाहर निकाल दो। इडिमा मतलब फ्लूइड ज्यादा हो गया, फ्लूइड डिपोजिशन मींस पेट फूल गया, मुंह फूल गया, है ना, तो कहीं कहीं पे क्या फ्लूइड का डिपोजिशन हो जाएगा, इडिमा हो जाएगा, मोटापा ज्यादा आ जाएगा, तो फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए मीडियम एफिकेसी डायूरेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी हम देखते हैं। अच्छा, इंडिकेशन देख लो। इंडिकेशन कब यूज करते हैं, इडिमा, हाइपरटेंशन, डायबिटीज इंसिपिडस या ब्रोमीन का इंटॉक्सिकेशन मींस उसकी पॉइजनिंग हो गई हो। कॉन्ट्रा इंडिकेशन सिंपल एज इट इज, हाइपर सेंसिटिव, कोई है किसी ड्रग से एलर्जी है, सल्फा ड्रग से, कोई प्रेग्नेंट वुमेन है तो उस केस में मीडियम एफिकेसी नहीं देते हैं। नेक्स्ट है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। ड्रग कौन सी, एसिटाजोलामाइड। ठीक, डायूरेटिक इफेक्ट क्या होता है एस्टाजोलामाइड का, इनहिबिट एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज दिस एंजाइम करता क्या है, ये पानी को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला के कार्बोनिक एसिड बना देता है। क्या बना देता है, कार्बोनिक एसिड। बाद में यही कार्बोनिक एसिड प्रोटॉन यानी H+ आयन और किसमें, HCO3- में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। तो जिसके अब कार्बोनिक एनहाइड्रेज जब नहीं बनेगा तो ये इनहिबिट हो जाएगा, तो कार्बोनिक एसिड इनहिबिट हो जाएगा। ठीक है, ड्यू टू इनहिबिशन ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज हाइड्रोजन आयन इज नॉट अवेलेबल एक्सचेंज विद द सोडियम। जब हाइड्रोजन आयन एक्सचेंज के लिए नहीं रहेगा तो सोडियम का एक्सचेंज कम हो जाएगा, जिसकी वजह से सोडियम रीअब्सॉर्ब नहीं होगा। भाई जाहिर सी बात है, हाइड्रोजन के साथ एक्सचेंज होता है जिसकी वजह से सोडियम रीअब्सॉर्ब हो जाता है। अब जब कार्बोनिक एनहाइड्रेज या एंजाइम ही इनहिबिट हो गया तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे रेनल ट्यूब्यूल में, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या होगा भाई, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या होता है, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है और हाइड्रोजन बाहर जाता है। अब ये हाइड्रोजन मिल नहीं रहा है, जब हाइड्रोजन कंसंट्रेशन कम हो गया तो सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, सोडियम का एलिमिनेशन ज्यादा होगा। जब सोडियम का एलिमिनेशन ज्यादा होगा तो यूरिन का फॉर्मेशन ज्यादा होगा, यानी सोडियम एलिमिनेट हो जाएगा अलोंग विद वाटर। अब मैंने कहा जहां सॉल्ट जाएगा पानी उसके पीछे आएगा, तो सोडियम का एलिमिनेशन होगा तो पानी का एलिमिनेशन होगा, दोनों मिला के यूरिन बना दिया। ठीक है, डायूरेसिस प्रोड्यूस द एस्टाजोलामाइड अकंपनीड बाय लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट एंड पोटेशियम। क्लियर। अदर कुछ इफेक्ट हैं एस्टाजोलामाइड के, क्या, एस्टाजोलामाइड डिक्रीज द सिंथेसिस ऑफ एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर की सिंथेसिस को कम कर देगा, जिसकी वजह से इंट्रा आकुलर प्रेशर, आंखों के पीछे पड़ने वाला जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। ठीक, एंटी थायराइड और एंटी कन्वर्जेंट इफेक्ट भी होता है। अदर इफेक्ट क्या है, एंटी थायराइड एक्शन भी होता है एस्टाजोलामाइड का और एंटी कन्वर्जेंट इफेक्ट भी होता है। एडवर्स रिएक्शन की बात करें तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस, हाइपोकलीमिया, स्किन रैशेस और ब्लड में भी क्या है, यूरिक एसिड का ज्यादा एरिया हो जाता है। दूसरा क्या, डोज की बात करें तो 0.25 से 0.5 mg इन सिंगल डोज एज द टैबलेट। ठीक, ब्लड में डिस्कैरियासिस हो जाती है इसकी वजह से, एस्टाजोलामाइड की वजह से, ये क्या एडवर्स इफेक्ट में आता है। डोज में 0.25 से 0.5 mg सिंगल डोज टैबलेट दी जाती है, जो काफी इफेक्टिव होती है डायूरेटिक्स में। इंडिकेशन कब देना चाहिए, ग्लाउकोमा, इंट्राओकुलर प्रेशर अगर बढ़ गया तो ये प्रेशर कम कर देता है। एल्कलाइनाइजिंग यूरिन हो गया, अगर एपिलेप्सी हो रहा है तो वहां पे भी फायदेमंद है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन हाइपर सेंसिटिव हो जाए, लो सीरम लेवल सोडियम पोटेशियम का हो जाए, है ना, नोटिसेबल किडनी एंड लीवर डिसफंक्शन है, वहां पे नहीं दे सकते भाई। सीरम में अगर सोडियम पोटेशियम लेवल कम हो गया तो ये तो और कम कर देगा। ठीक, सुप्राएड्रेनल ग्लैंड का फेलियर हो जाए, हाइपर क्लोरेमिक
एसिडोसिस हो जाए, एड्रेनोकॉर्टिकल इंसफिशिएंट, कहने का मतलब बहुत लंबे समय से, किसी को ओपन एंगल ग्लाउकोमा वगैरह हो गया या क्लोज्ड एंगल ग्लाउकोमा हो गया, ठीक है, कंजेशन हो गया, कंजक्टिवाइटिस हो गया, इन सब केसेस में फिर एस्टाजोलामाइड या कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, राइट। नेक्स्ट है पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स में स्पाइरोनोलैक्टोन, जिसको हम एल्डैक्टोन भी बोलते हैं, ये इट इज ए स्टेरॉइड, ये एक तरह का स्टेरॉइड है और स्ट्रक्चरल सिमिलर होता है एल्डोस्टेरोन की तरह से, इसको हम बोलते हैं एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट कैटेगरी में। पोटेशियम स्पेयरिंग की भी सब कैटेगरी है एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, ठीक। कंपटीटिवली एंटागोनाइज द इफेक्ट ऑफ एल्डोस्टेरोन, कहां पे, याद रहे कहां पे, डीसीटी में। डीसीटी में जब वॉल्यूम कम हो जाता है, डीसीटी में यहां पे मैक्यूला डेंसा, याद करो समझाया था, डिटेक्ट करता है कि सॉल्ट नहीं मिल रहा है, फिर क्या करेगा, ये रेनिन के सिक्रीशन को बढ़ा देगा, एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2, याद रहे, ठीक है। फिर डिक्रीज एलिमिनेशन ऑफ पोटेशियम एंड स्पाइरोनोलैक्टोन इज इनइफेक्टिव इन एडिमा, एडिमा में ये इनइफेक्टिव होता है, ठीक। डायूरेटिक इफेक्ट स्पाइरोनोलैक्टोन डेवलप स्लोली, डायरेक्टली धीरे धीरे, ये धीरे धीरे करके स्पाइरोनोलैक्टोन धीरे धीरे करके बहुत वीक डायूरेटिक्स है, वीक इफिकेसी होती है, वीक डायूरेटिक्स होता है, लो सीलिंग डायूरेटिक्स कह सकते हो, राइट। तो इसका धीरे धीरे करके असर शुरू होता है। कंबाइंड विद अदर डाई, ये बेसिकली जैसे थायाजाइड लाइक डायूरेटिक्स है, इन सबके कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं। अकेले दोगे तो डायूरेटिक एक्शन बहुत कम होता है इनका। एडवर्स इफेक्ट क्या, नोजिया, वोमिटिंग, ड्राउजीनेस, गायनेकोमेस्टिया। डोज की बात करें 25 mg, 2 से 4 बार दिन में ओरली दिया जाता है ना। तो मैंने बताया ना, पोटेशियम स्पेयरिंग बहुत ही ज्यादा वीक डायूरेटिक्स होते हैं। नेक्स्ट आता है ऑस्मोटिक डायूरेटिक। ऑस्मोटिक मतलब पानी का काम आ गया यहाँ पे। आइसोसार्बाइड, मैनिटोल, ग्लिसरॉल बिलोंग्स टू दिस ग्रुप। करते क्या है, इंक्रीज द प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ दिस सब्सटेंस, देयर कंसंट्रेशन इन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, फिल्ट्रेशन इंक्रीज्ड। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को इंक्रीज करने का काम करते हैं ऑस्मोटिक। ड्यू टू ऑस्मोटिक एक्टिविटी दिस सब्सटेंस अपोज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, दिस प्रोड्यूस द डायूरेसिस। जब जाहिर सी बात है ये ड्रग्स क्या करती है, ड्रग्स पानी के रीअब्जॉर्प्शन को कम करेंगी। पानी का जो रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट, जहां जहां पे होता है, ये ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स स्पेशली, बेसिकली ये पानी ऑस्मोटिक जहां इस्तेमाल हुआ पानी का, तो ये पानी के रीअब्जॉर्प्शन को कम करेंगे। ये पानी रीअब्जॉर्ब कम होगा तो पानी एक्सक्रीट ज्यादा होगा, तो यूरिन का फॉर्मेशन ज्यादा होगा। सब्सटेंस प्रोड्यूस मोर एलिमिनेशन वाटर देन सोडियम। सोडियम से कम पानी जो है क्या होगा, क्या कहते हैं, मोर एलिमिनेशन ऑफ वाटर, वाटर जो है सोडियम से ज्यादा एलिमिनेट होगा। ओके, मैनिटोल इज यूज ट्रीटिंग इंक्रीज द इंट्राक्रैनियल एंड इंट्राओकुलर टेंशन। इंट्राक्रैनियल और इंट्राओकुलर प्रेशर ज्यादा हो गया, इडिमा हो गया, पानी भर गया ज्यादा, फ्लूइड फॉर्मेशन ज्यादा हो गया, तो यहां पे ऑस्मोटिक डायूरेटिक का इस्तेमाल करते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेटेड पेशेंट, जैसे किसी को रेनल डिजीज हो जाए, किसी को पल्मोनरी कंजेशन है, इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग किसी को हो रही है ना, कोई सीवियर डिहाइड्रेटेड है, भाई जिसके शरीर में पानी खुदे कम है, उसका डायूरेसिस करा दोगे तो पानी उसके शरीर से और कम हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से ये ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स हो गए। तो ये कंप्लीट डायूरेटिक्स टॉपिक हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे एंटी डायूरेटिक्स की। किसी तरह की कोई समस्या हो, प्लस पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, कोई और सजेशन चाहिए, एवी केमिस्ट्री क्लासेस डाउनलोड कर लो और वहां पे सारी डिटेल्स आपको अवेलेबल हो जाएंगी। ओके, चलो भाई, बाय।